नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे? सॉइल रिक्वायरमेंट की, यानी कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए कोई भी पौधा अगर हमें उगाना है तो किसी भी पौधे को उगाने के लिए हमें सॉइल की कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, सॉइल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब कि जो मिट्टी है ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है, व्हिच सपोर्ट, जो सपोर्ट करती है पौधे की ग्रोथ को। इट इज़ डिफाइंड एज ए 3 फेज सिस्टम। इसको 3 फेज सिस्टम में डिफाइन किया जा सकता है। इन व्हिच प्लांट ग्रो, जिसमें पौधे ग्रो करते हैं। कहने का मतलब है कि जो सॉइल है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो पौधे की ग्रोथ में सपोर्ट करती है। किस प्रकार से? मुख्यतः 3 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार से? एक तो सॉलिड के रूप में, एक लिक्विड के रूप में और गैस के रूप में। इस तीनों फॉर्म में सॉइल महत्वपूर्ण होती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। कैसे? जो सॉलिड है, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, क्या हैं? जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, चाहे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चाहे कोई भी जितने 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, ये सब हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? अधिकतर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, कुछ हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, कुछ कार्बन जैसे हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक, तो ये सब जो गैसें हैं, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हमें किस फॉर्म में मिलती हैं? कुछ एयर के फॉर्म में भी मिलती हैं। समझ गए? तो कुछ कुछ न्यूट्रिएंट हमें सॉलिड के रूप में मिलते हैं, कुछ हमें लिक्विड के रूप में मिलते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि पानी। पानी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है और नाइट्रोजन हमें गैस फॉर्म में मिलता है। या हम अमोनिया जो देते हैं, अमोनिया भी एक प्रकार की गैस ही है जो पानी में घुल के पौधों को मिलती है। तो इन तीनों प्रकार से मिट्टी पौधे के उगाने में सहायक होती है। सॉलिड जो पार्ट होता है इज फ्रेम व्हिच प्रोवाइड शेप फॉर अदर टू। जो सॉलिड होता है ये और अन्य दोनों को एक शेप प्रकार प्रदान करता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी एक सॉलिड है, अब उसके अंदर कुछ गैस भी रहेगा। जैसे मान लो एक पत्ती है सॉलिड, अब पत्ती के अंदर पानी है, पत्ती के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट है, तो ये पत्ती के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, कुछ उसमें ऑक्सीजन है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। तो जो ये ठोस वाली चीज़ है, सॉलिड जो चीज़ है पत्ती में, वो इन दोनों को रहने के लिए एक स्थान देती है और एक ये फ्रेम का काम करता है, एक ढांचा बनाने का काम करता है। दिस कंसिस्ट ऑफ मिनरल, क्ले मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या क्या होता है? मिनरल होता है, क्ले मिनरल होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। समझ गए? मतलब सॉइल में क्या क्या होता है और ये किस रूप में पौधे में पाया जाता है और ये किस प्रकार से उपयोगी होता है। अब देखो क्या लिख रहा है, द सॉइल इज आल्सो ए लिविंग सिस्टम with millions of microbes that break down organic matter and build it again। कहने का मतलब है कि सॉइल जो है एक जीवित सिस्टम है, एक लिविंग सिस्टम है, ये जीवित सिस्टम है। जीवित सिस्टम क्यों माना जाता है इसको? क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों की संख्या में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो लाखों की संख्या में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में जाता है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे कोई जीव मर जाए, चाहे वो हम जो खाद दे रहे हैं, फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद या घोड़े की लीद, मेगनी या महुए की खली, कुछ भी जो ऑर्गेनिक मैटर हम मिट्टी में डाल रहे हैं ये डिकम्पोज होता है, यानी कि इसमें सड़न होती है। तो इसको जो सड़ाने का, डिकम्पोज करने का काम करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसको सड़ा देते हैं तो इससे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं और फिर वही न्यूट्रिएंट पानी में मिक्सचर होके पौधे फिर पाए जाते हैं। ठीक, और इससे फिर से एक दूसरा चीज़ बन जाता है, दूसरा एक पौधा बन जाता है। समझ गए? ये पूरी साइकिल। ठीक, आगे जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन की साइकिल पढ़ाएंगे
तो इसमें और कायदे से आपको क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजन कैसे कैसे अपनी साइकिल पूरी करता है, कैसे वो पौधे में आता है, फिर पौधे से फिर कैसे मिट्टी में जाता है, फिर मिट्टी से कैसे पौधे में आता है, और कार्बन की साइकिल भी इसी तरीके से बता दूंगा। ठीक, अब देखो क्या लिख रहा है, माइक्रोब्स आर इसेंशियल। माइक्रोब्स जो हैं यानी कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो इसेंशियल हैं, आवश्यक हैं, एंड सर्वाइव ओनली व्हेन सॉइल इज वेल एरेटेड एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, देखो भाई इनको भी कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर होगा, जैसे अब वो वहाँ जाएंगे तो लोहा पत्थर तो खाएंगे नहीं, उनको खाने के लिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए। समझ गए, ऑर्गेनिक मैटर जैसे वही महुआ हुआ जो डाल रहे हो गोबर वोबर की खाद, यही है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये इसेंशियल होते हैं, और ये तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब मिट्टी में सांस लेने के लिए हवा हो, यानी कि मिट्टी में हवा हो, एरेटेड सॉइल हो, और जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। अगर उनके खाने की व्यवस्था रहेगी तभी तो रुकोगे, खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो कैसे रुकेंगे। ठीक, एंड डिवाइड ऑफ वाटर लॉग कंडीशन, और वाटर लॉगिंग कंडीशन वहाँ पे कम हो। जैसे अगर वहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो हर प्रकार की क्रॉप नहीं उगाई जा सकती, तो उसमें जलीय पौधे उगेंगे, तो उनके जो भोजन है उसको लेने का दूसरा मीडियम बन जाएगा। समझ गए। लेकिन अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं है तो ज़्यादातर हम क्रॉप उगा सकते हैं। जैसे मान लो कि जो शैवाल है, शैवाल ये पानी में ही पाया जाता है, तो ये क्या करता है कि मिट्टी से, जो मिट्टी में ऑक्सीजन होता है, जो एरेशन होता है, वहाँ से ये ले नहीं पाता मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी पानी में डूबी हुई है और पानी में डूबे होने की वजह से ऑक्सीजन वहाँ नहीं है। तो ये क्या करता है कि शैवाल बढ़ के नदी के या तालाब के ऊपरी सतह पर पानी पे आके तैरने लगता है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, समझ गए। तो इस तरीके से ये पौधे जी पाते हैं। अब देखो टेक्सचर ऑफ सॉयल, सॉयल का जो टेक्सचर होता है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मिट्टी में जो सॉलिड पार्टिकल हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, यही तीन प्रकार के मुख्य पार्टिकल होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं मिट्टी में जो पाए जाते हैं, यही सॉइल टेक्सचर का निर्माण करते हैं। एंड क्लासिफाइड एज ग्रेवल, यानी कि इनको जो सॉइल टेक्सचर होता है इसमें जो सैंड, सिल्ट और क्ले होता है सॉइल टेक्सचर में, इसको कई भाग में डिवाइड किया जाता है उनके आकार के आधार पर। ग्रेवल्स यानी कि बहुत बड़े बड़े, फिर कोर्स यानी उससे छोटे, फाइन सैंड उससे छोटे, सिल्ड उससे छोटे, और क्ले सबसे छोटे। ठीक, अब इनका जो डायमीटर होता है ये मैंने फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में पढ़ाया है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। सॉइल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव distribution of these particles and there are 12 टेक्सचरल क्लासेस। कहने का मतलब कि सॉइल जो है ये क्लासीफाई की गई है किसके आधार पे, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज पार्टिकल। ये जो पार्टिकल होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, यानी कि ग्रेवल, कोर, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले, इन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही हम सॉइल टेक्सचर को 12 भाग में बांटते हैं। जैसे कुछ मिट्टी होगी जिसमें ग्रेवल की मात्रा ज़्यादा होगी, कुछ मिट्टी होगी जिसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इसी प्रकार से हम सॉइल टेक्सचर को बांटते हैं। और तमाम प्रकार की सॉइल में तमाम प्रकार की क्रॉप, अलग अलग प्रकार की सॉइल में अलग अलग प्रकार की क्रॉप उगाई जाती है। जैसे काली मिट्टी है तो हम कपास उगा सकते हैं, अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो हम केला उगा सकते हैं, कम पानी है, बलुई मिट्टी है तो उसमें हम कुकुरबिटेसी क्रॉप उगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बलुई है तो हम डेट पॉम यानी कि खजूर उगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सॉइल पर डिपेंड करती हैं कि हम क्या उगाएं। लाइकवाइज अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल इज रिफर्ड एज स्ट्रक्चर। अब जो ये टेक्सचर था ये किस पे डिपेंड करता था, जो पार्टिकल थे उनके साइज पर। ठीक, जो टेक्सचर था, ये सॉइल टेक्सचर जो था ये जो सॉलिड पार्टिकल थे उनके साइज पे डिपेंड करता था कि वो साइज में छोटे हैं या बड़े हैं। अब जो स्ट्रक्चर होता है ये किस पे डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे ऐसे समझो कि जो टेक्सचर है, एक तो छोटे छोटे ईंट हो गए,
ठीक, छोटे छोटे ईंट हो गए, और एक बड़ा बड़ा ईंट हो गया, एक पत्थर हो गया, एक टाइल्स हो गया। जैसे मान लो कोई घर बनाना है हमें, तो हम कहीं पे आधा आधा ईंटा लगाएंगे, कहीं पे पूरा लगाएंगे, ठीक, कहीं पे हम केवल सीमेंट डालेंगे, मतलब बिल्कुल कम, केवल मसाला डाल देंगे, समझ गए। तो इस तरीके से हम जो बना रहे हैं तो उसमें टेक्सचर अलग अलग है। आधा है तो वो छोटा है, जो आधा ईंटा है, बड़ा ईंटा है तो यानी कि वो थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक, उसका पार्टिकल। और कहीं पे जहाँ हम केवल मसाला डाल रहे हैं तहाँ और छोटा पार्टिकल हो गया। तो ये क्या है, सॉयल टेक्सचर है। लेकिन अब उसका अरेंजमेंट हम कैसे कर रहे हैं दीवार में, वो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो यानी कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है, सॉयल अरेंजमेंट ऑफ सॉयल पार्टिकल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉयल पार्टिकल, वो क्या होता है, टेक्सचर होता है। टेक्सचर में साइज जरूर होती है और स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट जरूर होता है। ये कीवर्ड है, अरेंजमेंट होता है स्ट्रक्चर में और साइज किस में होता है, टेक्सचर में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो, एंड बोथ टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर लैंड सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक वाटर होल्डिंग के, जो ये होते हैं, चाहे वो सॉइल टेक्सचर हो और चाहे सॉइल स्ट्रक्चर हो, ये दोनों सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक, ये उनकी भौतिक दशा होती है, जो क्या करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है किसके लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए, कि मिट्टी में कितना पानी रुक सकता है। जैसे जो क्ले मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जिस मिट्टी में हमें कम सिंचाई करनी पड़ती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जिसमें ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। वाटर होल्डिंग का मतलब वाटर को होल्ड करके, माने पकड़ के रखने की कैपेसिटी, समझ के। तो जो बालू होता है, बालू में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, इधर पानी, इधर हमने सिंचाई की, इधर सूख गया, ठीक। अगर अभी बलुई दोमट में आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है गेहूं की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी। अगर वहाँ पे हम खेती कर रहे हैं तो शाम को अगर हमने सिंचाई की तो सुबह तक वो सूख जाएगा। लेकिन अगर हम कपास के खेत में, अगर हम क्ले मिट्टी है वहाँ पे ज़्यादा पानी भर दिए तो 2-3 दिन 4 दिन तक बना रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो सॉइल के टेक्सचर और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब टेक्सचर कैसे, अगर सैंड होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, अगर क्ले ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये सब होता है। एरेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक। सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर मिट्टी में पाए जाने वाले हवा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हवा ज़्यादा पाई जानी है या हवा कम पाई जानी है, ये डिपेंड करता है सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर पे। और उनकी बल्क डेंसिटी कैसी है, ये भी डिपेंड करता है किस पे, सॉइल के स्ट्रक्चर और सॉइल के टेक्सचर पर। जनरली लोमी सैंड, लोमी सॉइल एंड क्रम्ब स्ट्रक्चर आर मोस्ट प्रिफर्ड फॉर फ्रूट क्रॉप। ये जो लोमी सॉइल होती है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों बहुत एवरेज मात्रा में होते हैं, यानी कि ना सैंड ज़्यादा हो, ना सिल्ट ज़्यादा हो, ना ही क्ले ज़्यादा हो, तो उस प्रकार को हम लोमी सॉइल कहते हैं, ठीक। और क्रम्ब लाइक स्ट्रक्चर हो तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है फ्रूट क्रॉप के लिए। अब ये लोमी सॉइल और क्रम्ब स्ट्रक्चर की जो टर्मिनोलॉजी है काफ़ी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, तो आपको अगर डिटेल में समझना है तो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस जरूर देखिए। अब देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर किसी मिट्टी में कितना पाया जा रहा है, उसका ऑर्गेनिक मैटर पाए जाने का लेवल कितना है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर किसी मिट्टी में कम पाया जा रहा है या ज़्यादा पाया जा रहा है। सॉइल आर क्लासिफाइज एज मिनरल सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल, एंड सॉइल हैविंग मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर इज ऑर्गेनिक सॉइल लाइक पीट एंड मोक। देखो इसमें कह रहा है कि इसको क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर पाने के हिसाब से, एक तो मिनरल सॉइल में और दूसरा ऑर्गेनिक सॉइल में। अगर किसी मिट्टी में 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे। जैसे पीट और मक, ये पीट जो मिट्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, ये काले कलर की होती है, समझ गए। तो ये होता है। और अगर 20% से कम उसमें ऑर्गेनिक मैटर है तो वो मिनरल सॉइल है। यानी कि अगर 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा हो गया तो ऑर्गेनिक सॉइल, और अगर ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया
तो मिनरल मैटर बढ़ जाएगा, अगर ऑर्गेनिक मैटर कम रहेगा तो मिनरल मैटर बढ़ा रहेगा, तो इसको हम मिनरल सॉइल कहते हैं। ठीक, अब मिनरल एंड सॉल्ट लैंड केमिकल प्रॉपर्टी टू द सॉइल लाइक एल्कलाइनिटी। अब जो मिनरल होते हैं और सॉल्ट जो होते हैं, मिनरल और सॉल्ट जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो मिट्टी की प्रॉपर्टी को भी बदलते हैं कि मिट्टी एल्कलाइन नेचर की हो या सोडिक नेचर की हो, सैलाइन नेचर की, यानी कि अम्लीय हो, क्षारीय हो या लवणीय हो, और उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी कि जो उनमें आयन होते हैं कैटायन, यानी कि जो ऋणात्मक चार्ज वाले आयन होते हैं, इनके एक्सचेंज करने की, अदला बदली करने की कैपेसिटी कितनी है। व्हिच इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट में अगर ये अवेलेबल हैं तो ये अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये क्या करती हैं कि हाँ न्यूट्रिएंट सॉइल में अगर हैं, जैसे देखो ऐसे समझो कि अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अल्कलाइनिटी, सॉलिडिटी या सैलिनिटी ये सब है कैसा। अगर एल्कलाइन नेचर के मिनरल ज़्यादा होंगे मिट्टी में तो एल्कलाइनिटी बढ़ जाएगी, अगर सोडिक नेचर के मिनरल ज़्यादा होंगे तो मिट्टी सोडिक हो जाएगी, अगर सैलिनिटी वाले मिनरल ज़्यादा हो जाएंगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, सैलाइन हो जाएगी। अब जैसे ऐसे समझो कि जैसे मान लो हमने शरबत बनाया, अगर उसमें हम नींबू का रस ज़्यादा डाल देंगे तो शरबत खट्टा हो जाएगा, अगर हम चीनी ज़्यादा डाल देंगे तो शरबत मीठा हो जाएगा, अगर हम उसमें नमक ज़्यादा डाल देंगे तो नमकीन ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? तो यही चीज़ है इसमें भी, जो मिनरल ज़्यादा होगा वही प्रकार की वो सॉइल बना देगा, क्योंकि अपना करेक्टर वो मिट्टी में छोड़ेगा जरूर। देयरफॉर फॉर मेकिंग चॉइस फॉर सॉइल एनालिसिस इन टर्म ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया इज एसेंशियल टू डिसाइड ऑन लैंड कैपेसिटी। कहने का मतलब कि हमें अगर कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है, जैसे मान लो हमें आम की क्रॉप लगानी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को चेक करवाना पड़ेगा कि मिट्टी है कैसी। ठीक, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ इसमें लग पाएगा आम कि नहीं लग पाएगा। जैसे मान लो हमने अभी सोच लिया राजस्थान में बिल्कुल एकदम मरुस्थलीय एरिया में, जहाँ पे पानी की कमी, जहाँ पानी ना पाया जाए, जहाँ पे आदमी ना दिखाई दे, अगर हम वहाँ चाहें आम की फसल लगाना, आम का पौधा लगाना, तो क्या लग सकता है? नहीं लगेगा। इसीलिए हमको ये पहले महत्वपूर्ण है कि हम चेक कर लें कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप उगेगी इस मिट्टी में। ठीक, अब देखो क्राइटेरिया ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लास। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि लैंड की कैपेबिलिटी, यानी कि लैंड की जो मिट्टी है, खेत है हमारा, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी क्षमता क्या है, इसको कैसे कैसे हम बांटोगे, कैसे जान पाओगे कि मिट्टी कैसी है। तो सबसे पहले है स्लोप और इरोजन हैजार्ड्स। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि मिट्टी की ढलान देखो कि पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी तो नहीं है, पता चले एकदम बिल्कुल सीढ़ी नुमा खूब ढलान वाली क्रॉप है, मतलब मिट्टी है, इधर हमने सिंचाई की इधर बह गया सब। ठीक, तो केले की अगर फसल लगा रहे हो वहाँ, इधर तुमने डाला इधर बह गया तो केला होगा नहीं। समझ गए? तो ये चीज़। सॉइल की डेप्थ देख लो, ये देख लो कि हाँ सॉइल कितने ऊपर तक है, नहीं पता चले आगे ऊपर 3 इंची मिट्टी है, नीचे सब पत्थर है पत्थर है। समझ गए? ये देख लो। फिर क्या है, ड्रेनेज, पानी की निकास की व्यवस्था कैसी है। जैसे मान लो कि अभी तालाब कोई बहुत ऐसे खाल एरिया है, चारों तरफ से ऊंचाई है और बीच में खेत है, ऐसे चारों तरफ से ऊंचा है और बीच में यहाँ पे खेत है तुम्हारा और ये नीचे है। अगर यहाँ पे तुमने पपीता लगा दिया तो बरसात आएगा, सब तरफ से पानी भर जाएगा और पानी भर जाएगा तो इसका पपीते का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक, और वर्केबिलिटी देख लो कि हाँ यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं कि नहीं हैं, यहाँ पे हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पता चले कि हमने लगा दिया चाय पत्ती, उसमें रोज लेबर का काम है चाय पत्ती तोड़ने के लिए, और लेबर मिल ही नहीं रहे हैं। अगर लेबर मिल रहे हैं तो वो महंगे मिल रहे हैं, वो 500 की पत्ती तोड़ेंगे और 600 रुपये उनकी रोज की दिहाड़ी हो जाएगी, तो कैसे कर पाओगे। ये भी महत्वपूर्ण है कि वर्केबिलिटी देख लो। और ये भी देख लो कि इस मिट्टी में खेती करने लायक हमको जैसे ज़्यादा सिंचाई हमें करनी है, अगर जैसे मान लो हमने केला लगा दिया, उसमें हमें ज़्यादा सिंचाई चाहिए, तो हमारे पास सींचने की व्यवस्था है कि नहीं है। नहीं पता चले कि हम भगवान भरोसे हैं, लगा दिए खेत में, पानी बरसेगा तो होगा और नहीं बरसेगा तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से खेती नहीं करनी चाहिए। फिर स्टोनेस एंड रॉकीनेस, यानी कि मिट्टी में पत्थर कैसे हैं। अगर ज़्यादा पथरीली ज़मीन है तो दूसरे प्रकार की क्रॉप उगाएंगे, अगर पथरीली ज़मीन नहीं है तो दूसरे प्रकार की क्रॉप उगाएंगे। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है। और देखो
बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया, ये जो पीछे हमने इतनी क्राइटेरिया बताई, ये सब इस क्राइटेरिया के हिसाब से सॉइल की जो कैपेबिलिटी है इसको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक, वो जो इतने क्राइटेरिया पीछे हैं, इतने जो ये क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से सॉइल को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखो, जिसमें से पहले जो 4 हैं ये कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त हैं, यानी कि वो क्राइटेरिया 1 से लेके जो 4 तक है ये खेती करने के लिए उपयुक्त है, और बाकी जो 5 से लेके 8 तक के क्राइटेरिया है ये कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपको जानना है कि ये क्राइटेरिया 8 हैं कौन, तो ये काफ़ी लंबा एक लेक्चर है पूरा, तो मैं चाहूँगा कि आप फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस भी ज़रूर देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम चाहें कि एक ही लेक्चर में जितने टर्म आ रहे हैं सबको आसानी से समझा दें तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए हमने फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में समझा दिया है, आप उसको भी देख लीजिए तो आपको ये कायदे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, द सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट, जो सॉइल होती है ये सपोर्ट प्रदान करती है किसको, जो हम उसमें उगाते हैं, किसी भी पौधे को सपोर्ट देती है कि हाँ वो सीधा खड़ा रह पाए। फॉर द प्लांट एंड एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट, और ये स्टोर हाउस के रूप में, न्यूट्रिएंट के स्टोर हाउस के रूप में भी काम करता है। एंड वाटर एज वेल ऑक्सीजन फॉर रूट ग्रोथ, जो सॉइल होता है ये क्या देता है, सबसे पहले तो हमें सपोर्ट देता है, ठीक, कि हम आगे हम सीधे खड़े रह पाएँ, नहीं हवा चले तो हम उड़ जाएं, समझ गए, तो पहले तो हमें सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट का स्टोरेज हाउस होता है, मतलब इसके मिट्टी में न्यूट्रिएंट पड़े रहते हैं, स्टोर रहते हैं। उसके बाद यही मिट्टी है हमें पानी भी दिलाती है, और पानी के साथ साथ जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हमें, एनवायरनमेंट से तो लेते ही हैं पौधे, लेकिन उसके अलावा जो हम जड़ से लेते हैं ऑक्सीजन, पौधे जड़ से ऑक्सीजन लेते हैं, वो मिट्टी में ही ऑक्सीजन जो होती है उसी को पौधे लेते हैं। तो ये चीज़ें प्रोवाइड कराती है मिट्टी। द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ इज ऑफ्टन referred to as its productive capacity which depend on fertility and physical condition। कह रहा है कि किसी भी मिट्टी की अवेलेबिलिटी किस रिस्पेक्टिव में सपोर्ट करने के प्लांट को, उसे ग्रोथ देने के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पौधे में फर्टिलिटी और उसकी फिजिकल कंडीशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे बलुई मिट्टी में अगर हम चाहें नारियल की खेती कर लें तो नहीं रुकेगा, क्योंकि नारियल बहुत लंबा सा होता है, और बलुई मिट्टी में उसका स्ट्रक्चर इतना कम्पैक्ट होता नहीं है, अगर वहाँ लगाएंगे तो उखड़ जाएगा, समझ गए। पहली चीज़ तो ये कि वो सपोर्ट नहीं दे पाएगा। और दूसरी बात, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, जो बलुई मिट्टी होती है उसमें न्यूट्रिएंट की भी कमी होती है, और जो नारियल होता है इसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो वो भी नहीं दे पाएगा। और उसकी फिजिकल कंडीशन, नारियल को ज़्यादा पानी चाहिए और हम रेगिस्तान में लगा रहे हैं तो वहाँ हमें पानी भी नहीं मिल रहा है, और रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, दिन में बहुत गर्मी, रात को ठंडी, तो इसलिए वहाँ हो नहीं पाएगा। तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं, ठीक। देयरफॉर द सॉइल हैज़ टू बी ए गुड सॉइल, द सॉइल हैज़ टू बी ए गुड सॉइल। इसी वजह से क्या होता है कि मिट्टी को एक अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी मिट्टी में कोई भी क्रॉप लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखो, ए गुड सॉइल इज वन, एक अच्छी सॉइल वो होती है व्हिच हैव ए कैपेसिटी, जिसके अंदर ये क्षमता हो, टू नरिश एंड सस्टेन्ड प्लांट ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग मिनरल पार्टिकल्स न्यूट्रिएंट इन एन अवेलेबल फॉर्म टू प्लांट बाय देयर इंट्रैक्शन विथ सॉइल, एयर, मॉइस्चर, माइक्रोब्स एंड ह्यूमस। कहने का मतलब है कि एक अच्छी सॉइल वह होती है जिसके अंदर इस चीज़ की क्षमता हो कि वो पौधे की ग्रोथ, यानी कि टिकाऊ ग्रोथ दे सके, पौधे को 10-20 साल तक पौधा ग्रो कर सके, ठीक, और उसमें न्यूट्रिएंट भी हों, पोषक तत्व भी हों उस मिट्टी में, और ऐसे पोषक तत्व नहीं जो हमें उपलब्ध ना हो, ठीक। जैसे मान लो कि अभी किसी चूहे को नारियल दे दो तो चूहा तो गरी खाएगा, लेकिन नारियल ऐसे सीधा सीधा दे दोगे तो उसका जो जटा होती है ऊपर का, उसकी जो कोपरा होता है उसको तोड़ के चूहा खा पाएगा, वही वाली हाल है,
ठीक, कि हमको चना तो मिल गया लेकिन इतना टाइट चना है, लोहे का चना मिल गया, समझ गए। तो पौधे उसको उपयोग भी कर पाएँ, ठीक, ऐसा नहीं कि ऐसे दे दो जो चीज़ हमें मिले ही ना। जैसे मान लो कि शाकाहारी आदमी को अगर मांसाहारी चीज़ दे दो तो है तो खाने वाली ही चीज़ वो भी, लेकिन अगर वो शाकाहारी है तो खा नहीं पाएगा। तो यही रिस्पेक्टिव इसमें भी है कि अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है तो वो पौधे को मिल पाए, इस कंडीशन में हो, इस कंडीशन में ना हो कि न्यूट्रिएंट तो बहुत ढेर सारा है सॉइल में लेकिन पौधे ले नहीं पा रहे हैं। और फिर क्या है, सॉइल में एयर भी अच्छी होनी चाहिए, मॉइस्चर भी अच्छा होने चाहिए, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये भी अच्छे होने चाहिए, और उसमें ह्यूमस भी होनी चाहिए, ठीक। तो ये सब मिट्टी में होनी चाहिए, तभी हम उसको एक गुड सॉइल कहते हैं। अब जनरली ए लोम सॉइल इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड सॉइल। लोम सॉइल को सामान्य भाषा में लोम सॉइल को कंसीडर किया जाता है कि ये एक अच्छी सॉइल है, ठीक। लोम सॉइल अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें सभी चीज़ें एवरेज में होती हैं, ठीक, ना बहुत कम होंगी ना बहुत ज़्यादा होंगी, तो एवरेज रूप में होती हैं। तो अधिकतर क्रॉप जो होती है लोम सॉइल में उगाई जा सकती है। अब देखो क्या कह रहा है, जनरली फ्रूट क्रॉप नीड्स पोरस, मतलब जो फ्रूट क्रॉप होती हैं, फल वाली जो फसलें होती हैं फलों वाली, ये क्या चाहती हैं, पोर, यानी कि मिट्टी में पोर होने चाहिए, यानी कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, एरेटेड होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर हवा का आवागमन होना चाहिए, हवा अंदर आए और जाए, डीप 2 मीटर तक सही होनी चाहिए मिट्टी। ऐसा नहीं है कि पता चले कि केवल ऊपर की 9 इंची की मिट्टी ठीक है और नीचे की जो मिट्टी है वहाँ पॉलीथीन पड़ा हुआ है, ठीक, पॉलीथीन पड़ा है या पत्थर चट्टान है बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे हम क्रॉप नहीं उगा सकते, ठीक। यूनिफॉर्मली टेक्सचर्ड सॉइल, यूनिफॉर्मली टेक्सचर्ड सॉइल होनी चाहिए, यानी कि 2 मीटर तक की सॉइल एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ऊपर की 3 मिट्टी, ऊपर की 9 इंची की मिट्टी, थोड़ी दूर की मिट्टी जो है ऊपर वाली वो कैसी है, वो ठीक ठाक है, लेकिन नीचे उसमें पॉलीथीन है या नीचे उसरीली भूमि है, ठीक, या कंकड़ पत्थर है या बड़े बड़े चट्टान है वहाँ, तो वहाँ पे हम क्रॉप नहीं उगा सकते हैं। और जो सॉयल होता है उसका पीएच भी शुड बी विथ द रेंज ऑफ 6 से 8, 6 से 8 के बीच में सॉयल का पीएच भी होना चाहिए, ठीक। अगर बहुत कम या ज़्यादा हो गया तो क्रॉप नहीं उगा पाएंगे। तो ये जनरली ये सब चीज़ें हैं। कुछ क्रॉपें ऐसी भी हैं जो 6 से नीचे भी उग सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो 8 से ऊपर भी उग सकती हैं, लेकिन कुछ क्रॉपें, अधिकतर क्रॉपें 6 से 8 तक ही मांगती हैं सॉयल का पीएच। अब सॉयल विथ हार्ड पैन विद इन 120 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस सॉयल विथ, मतलब कि सॉयल का जो 120 सेंटीमीटर की सरफेस होती है विथ हाई क्ले कंटेंट एट सरफेस एंड वेरी लेस एट सब सरफेस और वेरी वाइस वर्सा आर नॉट सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी क्रॉप हो, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें 120 सेंटीमीटर की सरफेस में, यानी कि ऊपर से नीचे तक अगर 120 सेंटीमीटर की हम खुदाई करें तो वहाँ पे जो हाई क्ले है ये कंटेंट ये सरफेस पे हो, यानी कि ऊपरी वाली जो मिट्टी है उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा हो, और जो जब नीचे चले जाओ तो वेरी लेस हो, सब सरफेस में वो बहुत कम हो क्ले, तो ये मिट्टी हमें अच्छी नहीं होती है। जैसे मान लो ऊपर क्ले मिट्टी है और नीचे बिल्कुल सैंड सॉइल है, तो ये भी मिट्टी गुड नहीं अच्छी नहीं मानी जाती है फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए। अब फ्रूट क्रॉप आर ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, फ्रूट क्रॉप जो अधिकतर होती हैं ये ससेप्टेबल होती हैं वाटर लॉगिंग के प्रति, यानी कि अगर वाटर लॉगिंग हो गए, जल का भराव हो गया पानी वहाँ खेत में या मिट्टी में, तो क्रॉप सूख जाएगी। वाटर लॉगिंग कंडीशन एंड ग्रोथ इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई सैलिनिटी, सोडिटी और एल्कलाइनिटी, यानी कि इनकी जो ग्रोथ है पौधे की ये अफेक्ट हो जाएगी अगर मिट्टी जो है लवणीय, क्षारीय या अम्लीय हो जाए। अगर इस प्रकार की मिट्टी हो जाएगी इन तीनों प्रकार की तो भी खतरा है, पौधे कायदे से उग नहीं पाएंगे, और अगर जल भराव हो गया तो भी क्रॉप उग नहीं पाएगी, यानी कि कोई भी फ्रूट क्रॉप आसानी से उग नहीं पाएगी। इट इज़ देयरफॉर important that soil be analyzed for its quality and then choice for the crop is made to sustainable production। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हमें
क्रॉप के सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि मिट्टी की क्वालिटी कैसी है और कौन सी क्रॉप इस मिट्टी में हम उगाएं। यानी कि सॉइल टेस्टिंग करो और उसके बाद तब ये डिसाइड करो कि हम कौन सी क्रॉप इसमें उगाएं। वो जो आगे वाली क्राइटेरिया है इन सबको देख के, ठीक। इफ़ द सॉइल आर प्रॉब्लमेटिक, अगर सॉइल में किसी प्रकार की समस्या है, जैसे कि पुअर एरिएशन है, मतलब मिट्टी में हवा की कमी है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, मिट्टी लवणीय है, क्षारीय है, अम्लीय है, सैलिनिटी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? इनकी रिक्लेमेशन करके, ठीक, बाई टेकिंग अप क्रॉप प्रोडक्शन एंड वेंचर वाइल्डफेयर। इसको हम, अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। मृदा सुधार के जरिए हम मिट्टी को सुधार सकते हैं और सुधार करने के बाद तब हम खेती कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली टॉलरेंट एंड रेजिस्टेंट क्रॉप कैन बी चूजन फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम। और इसके अलावा या तो हम मिट्टी को सुधार लें, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो टॉलरेंट और रेजिस्टेंट क्रॉप हैं उनको हम उगा सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मिट्टी में पीएच बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा पीएच है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई जो एल्कलाइन टॉलरेंट क्रॉप है उसको उगा लें। यानी कि जो बेसिक नेचर की क्रॉप है, यानी कि जिसका पीएच ज़्यादा होना चाहिए क्रॉप उगाने के लिए, हम उसको उगा सकते हैं। समझ गए? अगर जैसे मान लो कि कोई क्रॉप है, अगर जैसे मान लो मिट्टी बलुई है, तो बलुई मिट्टी है तो हम क्या उगा सकते हैं? कुछ रेगिस्तानी फसल उगा सकते हैं, ठीक, जैसे हम खजूर उगा दें। समझ गए? तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो, सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप, जो सैलिनिटी को सह सकती हैं, वो क्रॉप कौन सी है? खैर है, खिरनी है, वुड एप्पल, डेट पाम, बेर, आंवला, फिग और सपोटा। ये सब जो क्रॉपें हैं ये सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप हैं। उसके बाद सोडिक टॉलरेंट क्रॉप बेर है, टमरिंड है, वुड एप्पल है और डेट पाम, आंवला, करौंदा, फिग, फालसा, पोमग्रेनेट, गुआवा, बेल और आलमंड। ये सब जो क्रॉपें हैं ये सोडिक टॉलरेंट है, यानी कि सोडिसिटी को ये टॉलरेट कर लेती हैं, उनको सह सकती हैं। ड्रॉट टॉलरेंट यानी सूखे के प्रति सहनशील फसलें बेर, आंवला और क्या लिखा है? फालसा लिखना चाहिए, गलत हो गया, ठीक। फालसा, लसोड़ा, खैर, कस्टर्ड एप्पल और करौंदा, फिग, गुआवा, ये सब जो है ड्रॉट टॉलरेंट, यानी अगर पानी की कमी है तो हम इन चीज़ों को उगा सकते हैं। इफ़ वी न्यू द सॉयल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉयल फॉर द क्रॉप, देन चॉइस फॉर द क्रॉप कैन ईजिली बी मेड। अगर हमें ये पता हो कि सॉयल कैसी है और इस सॉयल में रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी क्रॉप इसमें उगा सकते हैं, तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो, जैसे बेर, अगर हमें ये पता हो कि बेर सूखे में उगाई जा सकती है और मिट्टी जो हमारी है ये भी सूखा ही है, सूखी है, मतलब यहाँ पानी कम बरसता है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो अगर हमें ये पता रहेगा तो हम बेर की क्रॉप आसानी से चूज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ हम बेर लगा दें। नहीं तो हमको पता ही नहीं कि कौन सी क्रॉप कहाँ होती है, हमने कभी देखा ही नहीं है। अब हम चाहें उत्तर प्रदेश में सेब उगा लें तो उगा पाएंगे, क्योंकि सेब ठंडे प्रदेश में होगी। तो हमको ये भी जानना चाहिए कि सेब ठंडे प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश ठंडा नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सेलेक्ट कर पाएंगे क्रॉप को आसानी से कि कौन सी क्रॉप यहाँ उगाई जाए। लेट अस एग्जामिन, इसको एग्जामिन करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट प्लांट फॉर विच द सुटेबल सॉइल इज इंडिकेटेड बिलो। आगे देखते हैं। जैसे मान लो हमें अगर कोकोनट की क्रॉप उगानी है तो कौन कौन से सॉइल की कंडीशन होनी चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए स्लोप कितना होना चाहिए? 0.02, यानी कि 0.02% स्लोप होना चाहिए। ये मिट्टी में जो स्लोप होता है, मिट्टी का ढाल होता है, इसको हम ऐसे परसेंटेज में मापते हैं। तो हम आगे बताएंगे इसको परसेंटेज में कैसे बनाते हैं, लेकिन आप ऐसा अभी आज समझ लीजिए कि इतना ढाल होना चाहिए केवल कोकोनट क्रॉप के लिए। इसी तरीके से हर क्रॉप की अलग अलग है। ड्रेनेज क्वालिटी गुड होनी चाहिए, मिट्टी में जल निकास की व्यवस्था। टेक्सचर क्ले लोम सैंड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कोई भी हो चल जाएगा। बेसिक सेचुरेशन ये +20 होना चाहिए, ठीक। ईसी कितना होना चाहिए? ये कुछ भी चल जाएगा। ये ईएसपी कितना होना चाहिए? ये भी कुछ हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक। ग्रुपिंग ऑफ फ्रूट अकॉर्डिंग टू डेल टॉलरेंट सैलिनिटी।
अब देखो ये साल्ट को कैसे कैसे टॉलरेट करते हैं, वो कौन सी क्रॉप, यानी कि कुछ क्रॉपें ऐसी जो ज़्यादा साल्ट को टॉलरेट कर लेती हैं, कुछ क्रॉप कम साल्ट को टॉलरेट कर लेती हैं, कुछ लो होती हैं। मतलब ये सभी साल्ट को टॉलरेट कर पाती हैं, लेकिन कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई मीडियम में करता है। तो जो हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है वो डेट पाम बेर और आंवला है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। अब मीडियम साल्ट टॉलरेंट क्रॉप पोमग्रेनेट, फिग और ग्रेप है। उसके बाद लो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप एप्पल, ऑरेंज, आलमंड, लेमन और एवोकाडो हैं, ये सब हैं। अब इन मेकिंग चॉइस ऑफ सॉइल फॉर फ्रूट क्रॉप फिजिकल प्रॉपर्टी शुड बी एम्फसाइज। अगर हमें मिट्टी चुनना है किसी भी फ्रूट क्रॉप के लिए तो उसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, मोर एज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि हाँ न्यूट्रिएंट तो है मिट्टी में, चलो ठीक है न्यूट्रिएंट है, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन नहीं सही है। ठीक, यानी कि वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, या मिट्टी में ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर की गड़बड़ी है, जैसे ठंडी प्रदेश की क्रॉप है और लेकिन यहाँ मिट्टी जो है गर्म है, तो ये सब भी जरूरी होता है। कैन बी एडेड फॉर आउटसाइड टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट स्टेटस। और ये न्यूट्रिएंट के स्टेटस को, किसी भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए या इसको इम्प्रूव करने के लिए आवश्यक होता है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी। ठीक, ये जो फिजिकल चीज़ें होती हैं। अब जनरली द डेप्थ एंड ड्रेनेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्ट्स। यानी कि मिट्टी की जो गहराई होती है और जो उसकी ड्रेनेज जल निकास की व्यवस्था होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब टू अपकीप सॉइल फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन फॉलोइंग थिंग आर टू बी डन बिफोर एंड आफ्टर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप। किसी भी क्रॉप के प्लांटिंग के पहले और उस क्रॉप के सस्टेनेबल यानी टिकाऊ प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, इसको हम जानते हैं। पहला कौन सा, सॉइल एनालिसिस इन टर्म ऑफ देयर फिजिकल और केमिकल एट्रीब्यूट्स। पहले हमें सॉइल की एनालिसिस करनी चाहिए, सॉइल की सैंपलिंग करनी चाहिए, सॉइल टेस्टिंग करनी चाहिए। किस बेसिस पे, उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है और केमिकल कंडीशन कैसा है। ठीक, बीइंग द सॉइल टू इट ऑप्टिमाइज पोटेंशियल बाय अप्लाइंग ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलाइजर। और उसी के हिसाब से फिर हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, केमिकल फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट और अमेंडमेंट्स डिपेंड ऑन द सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार फिर हमें ये सब चीज़ें देनी चाहिए। अगर मिट्टी में किसी प्रकार की कमी है तो उसको हमें सुधारना चाहिए। अब उसके बाद एडॉप्शन ऑफ सॉइल कन्वर्जन टेक्निक लाइक ग्रीन मैन्योरिंग और ऑन रेगुलर बेसिस। हमें ग्रीन मैन्योरिंग रेगुलर बेसिस पे करता रहना चाहिए। ठीक, 2-3 साल पे एक बार हमें ग्रीन मैन्योर की क्रॉप उगा लेनी चाहिए, हरित जो फसलें होती हैं ग्रीन मैन्योर। ठीक, उसके बाद यूज टू इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट जो मिट्टी में है इसको भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, या चेक बेसिन या फरो मेथड, ये सब इरिगेशन के मेथड हैं, ये सब मेथड हमें इम्प्रूव कर लेना चाहिए। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को हमें मिट्टी में मिला लेना चाहिए। फिर क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रेनेज अराउंड द प्लॉट। और प्लॉट के चारों तरफ हमें एप्रोप्रिएट ड्रेनेज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था कर लेनी चाहिए। स्क्रैपिंग ऑफ सॉल्ट। अगर मिट्टी के ऊपरी परत पर अगर नमक है, सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिख रहा है भुरभुरा सा, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, स्क्रैप करके यानी खुरच के निकालना चाहिए। और इसका रिक्लेमिनेशन बाई एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम, आयरन पायराइट या प्रेस मड, इन सब चीज़ों से हमें इसको सुधार लेना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। और इसको हमें रेगुलर बेसिस पे सुधारते रहना चाहिए। अगर सैलिनिटी की प्रॉब्लम है किसी मिट्टी में, यानी कि सैलिनिटी की अगर प्रॉब्लम है तो हम चाहे जिप्सम मिला दें मिट्टी में, चाहे आयरन पायराइड मिला दें या प्रेस मड मिला दें, या तो फिर हम मिट्टी को जहाँ पे ज़्यादा है उसको खोद के निकाल दें। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट हार्वेस्टेड बाय क्रॉप ऑन रेगुलर बेसिस बाय प्रिपेयरिंग ए बैलेंस सीड फॉर न्यूट्रिएंट। जैसे मान लो कि मिट्टी में क्या है, मिट्टी का पीएच ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे कोई ऐसी क्रॉप उगाएं जो ज़्यादा पीएच को सह सकती है। तो वो क्या करेगी कि धीरे धीरे उस पीएच वाले जो क्षारीय पदार्थ हैं जिनकी वजह से पीएच बढ़ा हुआ है, तो वो क्षारीय पदार्थ को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे मान लो हमने बबूल लगा दिया,
मिट्टी वहाँ उसरीली भूमि थी तो हमने क्या लगा दिया, बबूल लगा दिया। अब बबूल क्या करेगा कि जो क्षारीय पदार्थ है मिट्टी में उसको वो सोख लेगा, फिर आने वाले 20-25 साल में वो मिट्टी शुद्ध हो जाएगी तो हम वहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप उगा सकते हैं। यही चीज़ ये कह रहा है। अब रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट को हमें रिसाइकिल कर लेना चाहिए। जैसे मान लो हम धान की क्रॉप उगा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि धान तो ले आते हैं लेकिन जो पुआल बचता है उसको हम जला देते हैं, तो ये सही नहीं है। हमें उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग कर लेनी चाहिए। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कुछ ऐसा करना चाहिए वो जैसे वो मिट्टी में ही पड़ा रहे और मिट्टी में ही सड़ जाए, उसको हमें जलाना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए, इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है। अब सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्रूट। जो सॉइल होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक रिसोर्स है फ्रूट के कल्टीवेशन के लिए। इट नीड टू प्रोटेक्टेड एंड इम्प्रूव। इसे हमें आवश्यकता है कि इसको हम बचाए रखें और इसमें सुधार करते रहें मिट्टी में। ऐसा नहीं कि हमने ऐसी खेती की, ऐसे रासायनिक पदार्थ डाले कि आने वाले 50 साल में मिट्टी उसरीली हो गई, फिर वहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे में तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, फिर मरेंगे जैसे 1975 में हम लोग मर रहे थे। समझ गए? हरित क्रांति से जब पहले 1965 में जब आई हरित क्रांति, उससे पहले जब हम लोग मर रहे थे खाए बिना, वैसे फिर मरेंगे। पहले मर रहे थे, हमारे पास फर्टिलाइजर और टेक्निक नहीं थी, अब हम मरेंगे हमारे पास फर्टिलाइजर और टेक्निक बहुत ज़्यादा हो गई है, हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं अंधाधुंध, तो भी मरेंगे, मिट्टी खराब हो जाएगी। अति का भला न बरसना, अति की भली न तुप, अति का भला न, इसे है हमको याद नहीं आ रहा। खैर, तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विथ सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।